चलिए आइए देखिए, हम लोग पिछले क्लास में आपका कुछ छूट गया था, उसको देखेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक छूट गया था। इस सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपको पढ़ना वर्णों का उच्चारण स्थान आपको ही पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का मतलब है जो वर्णों के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है उसको अनुस्वार कहते हैं। लिखेंगे अनुस्वार की परिभाषा। अनुस्वार यहाँ पे लिख लीजिए संस्कृत क्लास, संस्कृत व्याकरण, इसको। तो सबसे पहले आपको अनुस्वार की परिभाषा लिखना है। अनुस्वार की क्या लिखना है? परिभाषा। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप देख लेंगे, जैसे क्या करेंगे? जैसे में आपका क लिखे, क वर्ण है, क क्या है? इसके ऊपर एक बिंदी लगाएंगे, ये हो गया अनुस्वार। ये क्या हो गया? अनुस्वार। अनुस्वार को संस्कृत में माँ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? माँ पढ़ते हैं, ठीक ना। फिर ऐसे आप लिख सकते हैं न के ऊपर आप बिंदी लगा देंगे, न हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका और अगर एग्जाम्पल कर सकते हैं, स है, ऊपर बिंदी, अनुस्वार। ये आपका वर्ण के ऊपर लगा हुआ जो बिंदु है, ये क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आपका अगला है विसर्ग। क्या देखेंगे? विसर्ग। देखिए, विसर्ग किसे कहते हैं? आपको देखना है कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ण के अंतिम ध्वनि को प्रकट करने के लिए विसर्ग का पद लिखेंगे। वर्ण की अंतिम ध्वनि को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्या कहेंगे? वर्ण की अंतिम ध्वनि को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, का लिखें, इसके बाद इधर बिंदी लगा दीजिए। दो बिंदु को, वर्ण के बाद लगे हुए दो बिंदु को क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। और पढ़ते हा हैं, क्या कहेंगे? हाँ। विसर्ग कहेंगे और पढ़ेंगे हा। उच्चारण क्या होगा? हा का उच्चारण होगा, ठीक ना। आधा, इसको आधा आपका हलंत होता है, ठीक ना। इसके बाद आपको सीखना है अनुनासिक। क्या सीखना है? अनुनासिक। तो अनुनासिक को लिख लेंगे अनुनासिक, यहाँ पे लिख दीजिए जैसे अनुनासिक। अगला पॉइंट आपका है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अगला पॉइंट आपका क्या है? अनुनासिक। तो आप चंद्रमा बिंदी जानते हैं ना, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, वही यहाँ पर अनुनासिक, संस्कृत में वही क्या कहलाता है? अनुनासिक। आप इसका सिंबल लगा लीजिए, ये अनुनासिक का सिंबल है। चंद्र बिंदी जो होता है, ये क्या होता है? अनुनासिक का सिंबल होता है। लिखेंगे कि का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, तो कहां से लिखेंगे? क वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, पा वर्ग तक के अंतिम वर्णों को
अनु अनु अनुनासिक अनुनासिक कहा जाता है। वर्ग कितने होते हैं? 5। आपको पहले भी बताया गया वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें देखेंगे तो कहा कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, अर्थात कहा कि क वर्ग से लेकर प वर्ग मतलब अंतिम। इसमें भी बता रहा है कि क वर्ग का अंतिम आपका क्या होगा? अंगा। क्या होगा? क वर्ग का क ख ग घ अंगा आपका अंतिम है ना। क वर्ग का अंतिम क्या है आपका? अंगा। ये आपका अनुनासिक वर्ण है। अंगा क्या कहलाएगा? अनुनासिक वर्ण कहा जाएगा। ठीक ना। फिर कहा कि आपका अगला है च वर्ग। च वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? इया। इया आपका क्या होगा? अनुनासिक वर्ण होता है। क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। इसके बाद आपका क्या कर देंगे? ट वर्ग। ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? अड़ा। क्या होगा? अड़ा। ये अनुनासिक वर्ण कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? अनुनासिक वर्ण कहा जाएगा। इसके बाद आपका आता है त वर्ग। त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? न। ये भी ना क्या हो गया आपका? अनुनासिक वर्ण हो गया। इसके बाद प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? मां होता है। क्या होता है? मां। ये 5 हमारे अनुनासिक वर्ण है। क्या है? 5 अनुनासिक, अर्थात वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं, वर्गों के अंतिम अक्षर अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। ई, अंगा, इया, फिर ड़, न, म। ये 5 अनुनासिक वर्ण कहे गए हैं। ठीक ना। इसके बाद आपको सीखना है आगे। आपका अगला पॉइंट है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए इसको कट कर दो, दूसरा इसको कट करो, ओके करो, दूसरा बनाएंगे।